नमस्कार, ब्राह्मी विद्यापीठ में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश की पार्लियामेंट जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है और जो लोग वहाँ बैठ कर के कानून बनाने का काम करते हैं उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो कानून में रहें, सभ्यता का पालन करें, कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ वैल्यू होते हैं, उसका पालन करें। लेकिन जब उसी पार्लियामेंट से, फिर वो किसी भी देश की पार्लियामेंट क्यों ना हो, इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चंस बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग इतनी अभद्रता और इतनी अमानवीय जो एक्टिविटी है वो क्यों कर रहे हैं। ये जो वीडियो है और ये जो पिक्चर है, फुटेज हैं, वो यूरोप के देश जॉर्जिया से आ रही है। वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं और इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये पार्लियामेंट की फ़ोटो है। ज़रूर ही कुछ अच्छा तो हुआ नहीं होगा। हुआ क्या है, क्या सिचुएशन है, उसको समझने से पहले आप बस मेरे एक डेमोस्ट्रेशन को, एक एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये भारत है, ठीक है, इंडिया है और ये इंडिया की पार्लियामेंट है। इंडिया की पार्लियामेंट ने कुछ एक ऐसा कानून बनाया है जो किसी एक बिलियनियर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस बिलियनियर ने पाकिस्तान के अंदर अपने मिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके रखी है। ऐसी हालत में आपके देश में और आपके देश के संसद में क्या ये संभव है कि प्रोटेस्ट ना हो? तो कुछ ऐसे ही सेम मैं कह सकती हूँ, कुछ उसी तरीके का दृश्य सामने जॉर्जिया से भी आ रहा है। कौन है वो पार्टी, कौन से हैं नेता और कौन बिलियनियर है, क्यों किस देश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इस सभी की डिटेलिंग को एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग मैटर को समझना चाहें कि टोटल मैटर क्या है, तो जॉर्जिया जो है उसने एक कानून लाया। उस कानून का नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ रिक्वायर्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस लॉ का नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो उस लॉ का नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ। ये बस उसी तरीके का लॉ है जिस तरीके का कुछ समय का पहले यूएसए ने एक लॉ लाया था, उसका नाम था फारा। ठीक है, इंडिया ने एक लॉ लाया था, उसका नाम था एफसीआरए। क्या था एफसीआरए? आप लोग जानते होंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये कानून नया नहीं है, ये 2010 में आया हुआ कानून है। इस कानून में केवल अमेंडमेंट हुए थे। तो हमारे उस कानून का क्या मतलब था कि अगर आप फॉरेन एनजीओ हैं या भारत के एनजीओ हैं और अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश की वो बनी रहे। तो कुछ इसी तरीके का कानून जो है वो जॉर्जिया ने भी लाया, फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ। इसने कहा कि जो भी सिविल सोसाइटी हैं जॉर्जिया के अंदर, जो भी मीडिया हैं, ठीक है, ये अगर 20% से ज़्यादा इनके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर उस टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% से ज़्यादा दूसरे देश के अंदर में आएगा, ठीक है, दूसरे देश से उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, तो उनको रजिस्टर किया जाएगा एज ए एजेंट ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट। ठीक है, उनको कहा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर मीडिया है, ये पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बाहर के लिए, जैसे कि वो फॉरेन एजेंट है ना, जॉर्जिया के लिए वो फॉरेन एजेंट की तरह काम कर रही है। वो जॉर्जिया की मीडिया नहीं है, जॉर्जिया की सिविल सोसाइटी नहीं है। तो जो वहाँ के लोग थे, स्पेशली जो मीडिया से जुड़े सिविल सोसाइटी से थे, उनको तो इस बात से बहुत नाराज़गी थी। इससे जुड़े हुए लोग भी भड़क उठे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे। आप देखें तो जॉर्जिया एक छोटी इकॉनमी है, बहुत बड़ा देश नहीं है, तो उसकी इकॉनमी बहुत छोटी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो जॉर्जिया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यूएस से, है ना, और यूरोपियन यूनियन से। ऐसा माना जा रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो लॉ है वो रसियन लॉ की तरह है। लोग कह रहे हैं कि ये जो लॉ है वो रसियन लॉ की तरह है और उनका कहना है कि ये लॉ बिल्कुल वही तरीके का काम करेगा जैसे पुतिन जो है अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए किसी भी तरीके की मीडिया एक्टिविटी रसिया के अंदर नहीं करने देते। आपने अलेक्सी नावल्नी का नाम सुना होगा, आई होप। अलेक्सी नावल्नी कौन है? अलेक्सी नावल्नी वही व्यक्ति है जिसको जेल में बहुत दिनों तक डाल दिया गया था और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। वो पुतिन का विरोध करते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके का लॉ ला करके जो वहाँ के पीएम हैं, ये हैं वहाँ के पीएम, ये फोटो आपको दिख रही है, ये हैं वहाँ के पीएम। ये जो हैं इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो एक बिलियनियर हैं जॉर्जिया की, उनका नाम है बिटजिना
इवानशविली, यहाँ देखिए ब्रिजविना इवानशविली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ब्रिजविना इवानशविली के ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है। और ऐसा है भी कि उन्होंने 1990 में मॉस्को के अंदर, मॉस्को मतलब रसिया के अंदर, बिलियन ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और उनको बचाने के लिए ये जो गवर्नमेंट है इनकी, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, इनकी पार्टी का नाम है जॉर्जियन ड्रीम, ठीक है, जॉर्जियन ड्रीम इनके पार्टी का नाम है। ये जो इनकी सरकार है वो लगातार तीसरी बार जॉर्जिया में चुनाव जीत करके सरकार बना चुके हैं। तो इनके ऊपर वो थोड़ा डिक्टेटरशिप और रसिया के पुतिन टाइप का जो आरोप है वो भी लग रहा है। और आपको जान करके एक हैरानी भी होगी कि इनको पुतिन का करीबी भी बताया जाता है, और स्पेशली इस टाइम पे जबकि युद्ध चल रहा हो रसिया में। आप सभी को पता है रसिया यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, इस बात को लेकर के मना नहीं किया जा सकता कि लोगों के अंदर थ्रेट जो है वो सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप जॉर्जिया के मैप को देखें और रसिया से उसकी ज्योग्राफिकली नज़दीकी को देखें तो थ्रेट सच में लग रहा है। ये देखिए, ये है जॉर्जिया इस मैप में, और ये है रसिया उसके साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ। जॉर्जिया जो है वो एक ईयू का मेंबर, आप सभी को पता है। हाल ही में 2023 में, हाल में शायद 8 नवंबर को जॉर्जिया को जो है ईयू का परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। तो जो जॉर्जिया है वो हाल ही में ईयू का मेंबर बना, और ऐसे में ईयू की तरफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा वार्निंग आई कि अगर इस तरीके का कोई भी लॉ जॉर्जिया में पास हुआ तो वो नो मोर टू द मेंबर ऑफ ईयू, क्योंकि ईयू के मेंबर मीडिया को रोकने का काम, सिविल सोसाइटी को रोकने का काम करने वाले लॉ नहीं ला सकते हैं। तो जब उनसे पूछा गया वहाँ के पीएम से, तो उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरीके का लॉ जो है वो यूएस में भी आया है, और उस लॉ का नाम है फारा, जिसका नाम है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। आई होप ये लॉ के बारे में आप लोग जानते होंगे। आई थिंक ये लॉ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आया हुआ था, जिसमें वो जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करने की बात कही गई थी। तो इस तरीके का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जॉर्जिया के जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं, जो कि हमेशा एक स्टैटिक रूप में रहते हैं। तो एग्जाम में स्टैटिक और करंट को मिला के चूंकि सवाल बनते हैं, तो हम लोग स्टैटिक फैक्ट को भी देख लेते हैं। रसिया से वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों है, आप इस बात को समझिए। रसिया जो है 2008 में वो जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर चुका था, ठीक है। 2008 के बाद से कोई ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, लेकिन रसिया जो है वो कई तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। क्या क्या तरीके, जैसे डिसइंफॉर्मेशन फैला देना, अफवाह उड़ा देना, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करना, बॉर्डराइजेशन करना, है ना, इन्फिल्ट्रेशन करना, साइबर कैंपेन, साइबर अटैक करना, ये सब तरीका अपनाता रहता है रसिया बार बार जॉर्जिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हाल ही में 8 नवंबर 2023 को जो है जॉर्जिया को यूरोपियन कमीशन के द्वारा शामिल कर लिया गया है यूरोप में। तो अब हम लोग फैक्ट देखिए, अगर हम लोग जॉर्जिया की ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, तो जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रसिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में रसिया है। आप भी इस तरीके का कुछ नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साउथ ईस्ट एरिया में अजरबैजान है, और साउथ एरिया में अर्मेनिया और टर्की है। आपको पता होगा कि अजरबैजान और अर्मेनिया में हाल ही में युद्ध चल रहा था। रसिया किसके साइड था, चाइना किसके साइड था, यूएस किसके साइड था। अगर आप लोगों को सच में करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वेस्ट साइड में इसके ब्लैक सी है, ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है, रसिया का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगी आप लोग अजरबैजान और अर्मेनिया को भी देख लीजिएगा, स्पेशली अर्मेनिया को देख लीजिएगा। क्यों, मैं अभी बताती हूँ। जॉर्जिया और रसिया के रिलेशन तो नहीं अच्छे हैं, मैंने आपको बताया 2008 में रसिया ने इसके ऊपर अटैक किया था। आपको ये भी बता देती हूँ कि जो जॉर्जिया है वो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। जब 1992 में यूएसएसआर टूटा तो रसिया एक नया देश बन करके दुनिया के नक्शे में सामने आया, ठीक है। अगर आगे देखें तो रसिया और यूरोप का तो मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में जो है वो मेंबरशिप दी गई है। कब दी गई है, 8 नवंबर 2023 को। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें इंडिया और जॉर्जिया के रिलेशन को, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 28 सितंबर 1992 से हमारे जो टाइज हैं, रिलेशनशिप है, वो हैं
जॉर्जिया के साथ, लेकिन हम लोगों का कोई परमानेंट एम्बेसडर जो है वो जॉर्जिया में डिप्लॉयड नहीं है। वहाँ पे हम लोगों का कोई ऐसा मिशन नहीं भेजा गया है। होता क्या है, जो अर्मेनिया में हम लोगों के एम्बेसडर हैं वही जॉर्जिया का काम देख लेते हैं, है ना। तो कोई परमानेंट वहाँ पे एम्बेसी हमारी नहीं है। वहाँ की अगर कैपिटल की आप लोग देखें तो कैपिटल वहाँ की तबिलिसी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 37.1 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक ठाक पॉपुलेशन यूरोप के हिसाब से। और वहाँ की करेंसी की बात करें तो जॉर्जियन लारी, ठीक है, वो वहाँ की करेंसी है। तो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे। इसके बाद हम लोग जिस चीज़ों को देखेंगे वो ये है कि ये इक्वेशन बन क्यों रहा है। जब भी अगर इससे मेंस के पेपर में या कहीं भी इससे जुड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये बात आप समझिए कि जो जॉर्जिया है वो इस वक्त बॉर्डर शेयर कर रहा है रसिया के साथ, ठीक है। और रसिया इसे अपने इन्फ्लुएंस में क्यों लेना चाहता है? रसिया इसे इन्फ्लुएंस में इसलिए लेना चाहता है कि ये यूक्रेन की तरह बिल्कुल प्रो जो है वो EU या US ना हो जाए। और बहुत बड़ी संभावना है कि ये नाटो को भी शामिल में होने की बात करे। रसिया के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशन, स्पेशली जो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो उसकी इन्फ्लुएंस में रहें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप को सेफ मान के चल रहा है। जैसे कि अगर आप लोग कुछ समय न्यूज़ सुने हो तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशन हैं जो ऑलरेडी EU के मेंबर हैं लेकिन रसिया के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो कुछ ज़रूरतें होती हैं वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होती हैं। जैसे किसी देश की कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी देश की कम्युनिकेशन लाइन, किसी देश की एनर्जी, ठीक है, किसी देश का फूड सप्लाई, ये सब जो है ना, ये सब जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है। अगर उस देश के लोग भूखे हैं तो जियो पॉलिटिक्स काम नहीं करती। अगर उस देश के लोग जो हैं वो आप कहिए एनर्जी उनके पास नहीं मिल पा रही है, वहाँ तेल और पेट्रोल वगैरह के दाम बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ जियो पॉलिटिक्स नहीं काम करती। जो रसिया है वो दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेन हैं जो कि रसिया में उगते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ होता है। एनर्जी नीड जैसे कि ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई, ये सब रसिया से होते हैं। तो दोनों ही सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है, चाहे वो US हो और चाहे वो रसिया हो, है ना। इतना लंबे टाइम तक जब ये वॉर खिंच रही है तो दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। पर अगेन वही अपना न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर, है ना, खुद को सुपर पावर दिखाना, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्यों ना हो कि वहाँ के लोग जो है वो भूखे मर रहे हों, और जो एक ह्यूमैनिटी का जो लॉस हो रहा है ना। वॉर इज़ नॉट सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। इस तरीके की न्यूज़ अगर वॉर ख़त्म नहीं होते तो बहुत सारे देशों से सुनने को मिलेंगी। कोई भी बिग अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ क्लास में शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोग करते रहिए पढ़ाई।